आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 36। टैक्सी से उतरते तेज कदमों से चलती हुई वर्तिका जहाँ प्रवेश करती है वह एक नर्सिंग होम था। सामने से आते एक वार्ड बॉय को देख वह जल्दी से पूछती, क्या अंदर डॉक्टर है? जी जी हाँ है, आप अंदर जाइए। वर्तिका उसके जाते ही अंदर आती बैठ जाती है। इस वक्त अभी भी उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वह टेबल पर रखा गिलास उठाकर एक ही सांस में उसे खाली करती होंठ दाबे खुद को संयत करने में लग जाती है। हेलो वर्तिका, अचानक कैसे आना हुआ? वह योगेश था जो उसी की ओर बढ़ता हुआ पूछ रहा था, तुम कब वापस आई? वापस मतलब? तुम्हारे घर से पता चला कि तुम कहीं बाहर गई हो। मैं तो कितनी बार आया तुमसे मिलने। ओ हाँ गई तो थी, मैं ही भूल गई। वर्तिका की आवाज़ कपकपा जाती है। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात है क्या? योगेश उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछता है, जबकि वर्तिका जैसे कुछ कहना चाहती थी पर बार बार कहने से खुद को रोक लेती। योगेश, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, पर कैसे पूछूं ये समझ नहीं आ रहा। वर्तिका की हिचकिचाहट पर योगेश होठों को विस्तार देता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। वैसे मैं तुम्हें यहाँ अचानक देते तुरंत समझ गया था कि तुम मेरे पास और उनका हाल जानने आई हो, क्यों है ना? वर्तिका नजरें नीचे किए हामी में सर हिलाती हुई कहती है, हाँ योगेश, मैंने जो अरुण के बारे में सुना, क्या वो सही है? मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, पर इतना बता दूं कि इसकी हालत सच में बहुत खराब है। दुखी तो वो पहले ही था, पर वो दुख कभी छलके नहीं थे, पर अब तो। कहते कहते योगेश के हाव भाव में तनाव नजर आने लगा था। मैं तो उसके पास जाने से भी घबराता हूँ। उसे इतना टूटा, इतना बिखरा हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। वर्तिका, वो बिल्कुल भावरा हो चुका है, ना किसी की सुनता है ना किसी से मिलता ही है। और क्या कहूँ उसके बारे में? योगेश की बात सुनते वर्तिका नजरें नीचे किए आंसू बहाती दोनों हाथों से दिल थामे जैसे कोई दुआ करने लगी थी। क्या मेरे टूटे प्यार की हाय तुम्हें लग गई? तो जाओ, आज से तुम्हें इस गुनाह से मैंने माफ़ किया। बहुत तकलीफ़ देता है ये प्यार, आखिर मुझसे बेहतर ही कौन समझेगा? मुझे तो मेरा प्यार न मिला, पर दुआ करती हूँ कि जिसके लिए तुम्हारा दिल तड़पता है वो तुम्हें ज़रूर पा सके। कहती हुई वर्तिका धीरे से चुपचाप से वहाँ निकल जाती है। रूबी हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास थी। अब से उसे कुछ बेहतर लग रही थी। उन्होंने अपना सर कपड़े से ढक रखा था, जो उनकी कीमोथेरेपी के कारण था। रूबी ग्लव्स पहने अपनी माँ के हाथ को स्पर्श करती माथे से लगाती हुई कहती है, मम्मा, तुम्हें ठीक ठीक बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। रूबी और ममता भी आंखों को देखती हुई कहती है, अब देखना, हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होकर ही निकलोगी, तब हम साथ में क्रिसमस मनाएंगे। कहते कहते रूबी की आंखें टपटपा जाती हैं। वे भी बोलने की हालत में नहीं थी, पर उनकी आंखें अपने आप में जैसे कोई खुली किताब थी, जिनकी हर तह में अपनी बेटी की तमाम कोशिशों को समझने की समझ थी। वे सिर्फ समझ सकती थी कि उनके इस दीर्घकालीन इलाज के लिए उनकी बेटी कितना कष्ट उठाती होगी। वे बस ईश्वर से इसके लिए शुक्रिया ही कह सकती थी। वे शाम से मिलने के समय पे अपनी माँ से मिलकर अब दोबारा ऑफिस के लिए निकल रही थी। बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते तभी कोई बुलेट ठीक उसके सामने आकर रुकती है, पर रूबी उसके विपरीत रास्ते की ओर नज़र किए थी, इसलिए उसका रुकना वह नहीं देख पाई। पर एक जानी पहचानी आवाज़ से वह तुरंत पलट कर देखती है, अरे आप? हाँ, यहाँ से गुजरते अचानक तुम पर नज़र गई तो सोचा शायद तुम्हें लिफ्ट चाहिए हो। सेल्वन ने अपनी बात कुछ इस तरह कही कि रूबी के होंठ मुस्कुरा उठे। वैसे यहाँ कैसे? हॉस्पिटल से आई थी माँ से मिलने और अब ऑफिस जा रही हूँ। चलो छोड़ दो। नहीं, मैं चली जाऊँगी, अभी आधा हफ्ते ही मेरे पास। तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। अब की फिर वह धीरे से मुस्कुरा दी। सेल्वन बिना कुछ कहे बुलेट स्टार्ट कर लेता है, तो रूबी भी चुपचाप उसके पीछे बैठ जाती है। हिचकिचाहट में वह पीछे बैठी सीट कवर को पकड़ी थी। अगले ही पल वह किसी कॉफ़ी शॉप के बाहर थी। रूबी उतरती हुई शॉप की ओर बढ़ी थी कि उसे बंद देख बोल उठी, ये तो बंद है। सेल्वन बुलेट खड़ा करता हुआ कहता, ओह शिट यार, मैं कैसे भूल गया कि आज के दिन बंद रहती है। फालतू में तुम्हारा समय बर्बाद किया। इससे तो अच्छा था अपने घर ले जाकर कॉफ़ी पिलाता। तो वहीं चलते हैं।
अभी मेरे पास समय है। उनकी मुस्कान एक सार हो जाती है। अब सेल्वन बुलेट सीधे अपने घर के बाहर रोकता हुआ झट से ताला खोलते खोलते मोबाइल से 2 कॉफ़ी का ऑर्डर कर रहा था। वैसे कैसी है माँ तुम्हारी? काफ़ी बेहतर है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। ओह, फिर वही बात। एक बार कहूँ या 100 बार, पर है तो ये सच ही ना। तभी जल्दी से उनके बीच कॉफ़ी आ जाती है। रूबी जहाँ बिस्तर के पैताने बैठी थी, वहीं सर्वन कुर्सी पे उसके ठीक सामने बैठा था। वे साथ में चुस्की लेते बातें करते रहे। वैसे किस ऑफिस में काम करती? दीवान एंटरप्राइजेस में। ओह गुड, बहुत बड़ी कंपनी है। तो फ़ायदा क्या? जब ज़रूरत थी तब तो ये नहीं बल्कि तुम काम आए। आई मीन टू से आप। उसके शब्द लरज उठे थे। तुम ही ठीक है रूबी, कहता हुआ सल्वन उसकी ओर झुकाया था। मुझे अब जाना चाहिए। रूबी सल्वन की नज़र हटाती हुई धीरे से कहती है, ज़रूरी है। कुछ पल के मौन में बस कमरे में मौन, उनकी सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रूबी वहीं बैठी रही तो सल्वन उठकर उसके पास आ गया। अब वह उसके पास बिस्तर पर ही बैठ गया था। अब उनके बीच बहुत कम फासला रह गया था। दोनों अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ था जो आंखों से सीधे मन के भीतर उतरता जा रहा था। सल्वन रूबी के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। रूबी की आंखें भी उसी पर ठहरी रह गई। वे अब उसके बालों के सहलाते उसके जिस्म पर अपनी उंगलियां टहला रहा था। रूबी की आंखें बंद हो गई थी। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और न रूबी उसे रोकती है, न सल्वन रुक पाया और दोनों को वो पल बहा के ले गया। कहाँ से आ रही है? रंजीत की कड़क आवाज़ सुनते वर्तिका दरवाजे पे ही टिक जाती है। इधर आओ। वर्तिका सर झुकाए रंजीत के सामने खड़ी हो गई। मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? मैं योगेश के यहाँ गई थी। उसके सर काँप जाते हैं। क्यों गई थी वहाँ? वर्तिका नजरें उठाकर अपने भाई की तरफ देखती हुई कहती, क्या मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती? तुम झूठ बोल रही हो, वो भी अपने भाई से। झूठ तो आप बोलते हैं योगेश से। जब मैं यहीं थी तब आपने क्यों उससे बोला कि मैं कहीं बाहर गई हूँ? इस पर रंजीत की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। तो तुम साफ साफ सुन लो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम योगेश या इत्यादि किसी से भी संपर्क रखो। समझ गई तुम? भैया, रंजीत के स्वर में कड़वाहट आ गई थी। तुम क्या समझती हो? क्या मैं जानता नहीं कि तुम योगेश से मिलने क्यों गई थी? अरुण के बारे में जानिए। रंजीत कहीं जा रहा था और वर्तिका सर झुकाए खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसने एक बार भी पलट कर तुम्हारी तरफ नहीं देखा, उससे अब तुम्हें क्या उम्मीद है? वर्तिका, एक तरफा प्रेम सिर्फ दर्द देता है। कहते कहते एक अनजाना दर्द रंजीत के हाव भाव में भी उतर आया था। वर्तिका, मैं आज तुमसे कह देता हूँ, अगर तुमने अभी भी उससे हमदर्दी जारी रखी तो ऐसा ना हो कि जो सज़ा अभी तक मैंने उसके लिए नहीं सोची, कहीं उसे उससे भी भयानक अंजाम तक न मुझे पहुँचाना पड़े। नहीं। वर्तिका के दिल से चीख निकल पड़ी। अब जाओ और आइंदा न योगेश से मिलना, न उनके बारे में सोचने तक की कोशिश करना। वर्तिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रंजीत शराब से भरा गिलास एक ही घूंट में खाली करता, गिलास सामने शीशे की दीवार पर दे मारता हुआ चीखने लगा, अरुण, जिस तरह से तुमने मेरी बहन को तड़पाया है, अगर उससे भी गिरी हालत मैंने तुम्हारी बहन की ना कर दी तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं। अब तुम्हारी बारी है अपनी बहन के लिए रोने की। सख्त आंखों से वे उस टूटे हुए कांच को देखता रहा, जिसके हर टुकड़े में उसका बिगड़ा हुआ अक्ष नजर आ रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। मेजर के सारे नौकर चाकर सफाई इत्यादि काम में लगे थे। हरिमन काका कंधे पे झाड़न डाले हाथ में चाबी का गुच्छा लिए बढ़े जा रहे थे। उनके बढ़ते कदम एक कोने वाले कमरे के पास आकर रुक जाते हैं। वे झुककर ताला खोलने के लिए उस गुच्छे में से सही चाबी ढूंढने का उपक्रम कर रहे थे। काका, क्या है बिटिया? आवाज़ सुनकर वे नज़र घुमाकर देखते हैं। वो उजला थी और उनकी तरफ कुछ बढ़ाती हुई कह रही थी, काका, ये चाबी मुझे गैलरी में मिली है, देखिए तो किसकी है? काका चाबी ध्यान से देखते हुए कहते हैं, ये चाबी? अच्छा, तो गुच्छे से गिरी होगी, तभी ताला नहीं खुल रहा था। इतना कह के वो उस चाबी से ताला खोलने लगते हैं। काका, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। ये कमरा इतना कोने में है कि शायद ही कोई यहाँ आता होगा। आखिर किसका कमरा है? उजला की बात पे गहरा उच्छ्वास छोड़ते हुए कमरा खोलकर अंदर आ जाते हैं। उजला कमरे के द्वार पर खड़ी अपनी सरसरी निगाह से कमरे को देखने लगी। कमरा बेहद बड़ा था। उस कमरे में ज़्यादातर सामान ढका हुआ था। काका अंदर आते झाड़न से वहाँ की गर्दा साफ करने लगते हैं।
जिसकी उठी धूल से उनको खांसी आ जाती है। उनके खांसने की आवाज़ सुन उजला का ध्यान उनकी तरफ जाता है। काका रुके, मैं खिड़की खोल देती हूँ। उजला बढ़कर कमरे की सभी खिड़कियाँ खोल देती है। बॉस बहुत समय बाद आया, तभी यहाँ इतनी गर्दा जमा हो गई। ये खांसते खांसते कहती हूँ, आपको इतनी खांसी आ रही तो आप किसी और से यहाँ का काम करा लीजिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, आज तुम आ गई यहाँ, वैसे यहाँ मेरे सिवा किसी और को आने की इजाज़त नहीं है। ऐसा भी क्यों? बस बड़े मालिक का हुक्म है। वे बात टालने के लहजे से फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन ये कमरा है किसका? वे अभी भी सरसरी दृष्टि से कमरे को खंगाल रही थी। ये बड़ी मालकिन का कमरा था। अब उनके गुजर जाने के बाद से बस यूं ही बंद रहता है। बस मैं ही कभी कभार सफाई करने आ जाता हूँ। क्या ये उन्हीं की तस्वीर है? काका दीवार पर लगी एक तस्वीर को पोंछते हैं, जिस पर अब उजला की निगाह ठहर सी गई थी। एक सौम्य गरिमा में तस्वीर वे पहचान रही थी, जिसे उसने अपने घर में अपनी माँ की तस्वीर के साथ देखा था। और उसी घर में उसकी गुजरी माँ की तस्वीर मुख्य कमरे में लगी थी, जिस पर फिर रोज़ाना माला बदलती। फिर यहाँ इस घर में अतीत कमरे में क्यों बंद है? हाँ, यही थी इस घर की केंद्र, पर इनके जाते जैसे सब अलग थलग होकर बिखर गया। आगे कहते कहते वे रुक कर अपनी खांसी संभालने लगते हैं। अब उनको लगातार खांसी आने लगी थी। काका, काका क्या हुआ आपको? ऐसा करें आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं चाबी आपके हाथ में ही दूँगी। अपनी रुकी हुई आवाज़ में वे इशारे से उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो उजला जबरन उन्हें बाहर भेज देती है। काका के जाते उजला काम में लग जाती है। तभी उस तस्वीर के नीचे रखे सामान को झाड़ते झाड़ते उसकी नज़र सितार पर जाती है, जिसे मकड़ी के जाले ने घेर रखा था। झाड़न से झाड़ने पर उसके तार झंझना उठते हैं। कुछ देर के लिए उस सन्नाटे में भी जीवन की लहर दौड़ जाती है। इससे उजला मुस्कुरा कर उठती है। वे बिना कुछ सोचे वे सितार झाड़ कर उसे लेकर बैठ गई, उसे हाथों से स्पर्श करते जैसे कोई जल तरंग से उसके मन में दौड़ गई। सितार के सारे तार ढीले हो रहे थे। उजला सिद्धहस्त से घुड़च पर हाथ रखती उसके तार कसने लगती है। सुबह की खामोशी को ओढ़े पूरा मंजिल शांत पड़ा था। सभी अपने अपने कमरे में थे। आसमान हल्की लालिमा से उदित सूर्य का स्वागत करता पक्षियों संग कलरव कर रहा था। हल्की हल्की पुरवाई सुबह के अधखिले बेल बूटों को हौले हौले सहला रही थी। सब कुछ कितनी शांति से हो रहा था। ये सहसा इस खामोशी में यकायक वातावरण में एक सितार की तरंग गूंज उठी। सितार के तारों पे वे उंगलियां बड़ी सहजता से दौड़ रही थी, मानो हवा की उंगली थामे नाजुक फूल स्वतः ही उड़े जा रहे हों। कानों में मीठा रस घोल देने वाली ध्वनि को सुनकर सभी की नींद टूट जाती है। अचंभे से सभी अपने अपने कमरों से निकलकर आवाज़ पकड़ते हुए उस ओर चल देते हैं। सिर्फ माँ ही इतना सुरीला बजाती थी, उनके अलावा कौन बजा रहा है इतना सुरीला? मेनका अचरज में उस ओर बढ़ती बढ़ती भूमि से टकराती है। पता नहीं, भूमि के हाव भाव भी आश्चर्य से भरे हुए थे। आकाश, क्षितिज, मेनका, भूमि और उनके वहाँ आते आते उनके चेहरे पे प्रश्न चिन्ह साफ साफ नजर आ रहे थे। पर इसके विपरीत दीवान साहब की त्योरियाँ पूरी तरह से चढ़ी हुई थी। जो जो उस आवाज़ के नज़दीक आ रहे थे, त्यों त्यों उनके हाव भाव और कठोर होते जा रहे थे। आते ही वे जोर से चीखते हैं। उनकी भारी भरकम कड़क आवाज़ सुन सभी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। घबराहट के मारे उजला के हाथों से एकदम से सितार फिसल गया है। कौन बजा रहा था सितार? आवाज़ सुन उजला सहमी सहमी से बाहर आती उनके सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। सितार तुम बजा रही थी? वे और जोर से गरजती। उजला डर कर सहम जाती है। सब हैरान अपनी अपनी जगह थमे रह गए। उनकी नज़रों के सामने उजला सहमी सी खड़ी थी। वे किसी भी तरह से सभी की नज़रों को टटोलती दीवान साहब के पैरों पर गिर पड़ती है। इससे वे 2 कदम पीछे हट जाती। ये क्या करती? मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मैंने किसी को दुख पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उजला के आंसू फर्श पर गिरते धार सी बना लेते हैं। अब सभी की नज़रें उजला पे टिक जाती हैं, जो अभी भी सुबक रही थी। उजला के आंसू देख शायद दीवान साहब का मन कुछ पसीज जाता है, जिसे वे धीरे से कह उठते हैं, उठो, अब आइंदा से फिर कभी सितार मत छूना। एक गहरा श्वास छोड़ते वे तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते आकाश भी अब वहाँ से चला जाता है। बस मेनका, क्षितिज और अरुण अभी भी हतप्रभ उसे देख रहे थे। भूमि उजला के पास आती उसे उठाती हुई कहती है, उठो उजला। उजला अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई कहती है,
मुझे नहीं पता था कि मेरे सितार छूने से वे इतना नाराज़ हो जाएंगे। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वे तुम्हारे सितार बजाने से नाराज़ नहीं हुए, बस उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने उस सितार के तारों को झंझोड़ दिया जिसकी धुन बहुत पहले ही खामोश हो चुकी थी। इसी कारण वे किसी का यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैं समझ गई। चलो जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, तुम सितार बहुत अच्छा बजाती हो। तुमने कहाँ सीखा? भूमि उजला का चेहरा ध्यान से देखती हुई पूछती है। हाँ, सितार की वही मोहक तरंग। सच में सुनकर माँ की याद आ गई। आगे आती ही मेनका भी कहती है, जी नहीं, मैं तो बस सितार की धूल साफ कर रही थी कि उसके तार अपने आप झंझना उठे। मैं खुद भी नहीं जानती कि कैसे वो सितार मेरे हाथों में आते बज उठे। नज़रें झुकाए हुए कहती है। इस पर भूमि धीरे से मुस्कुरा देती है। सच्ची मम्मा, वो सॉन्ग बहुत स्वीट था, है ना बुआ? क्षितिज जब बारी बारी से भूमि और मेनका का चेहरा देखने वह खिल उठा था। इस पर मेनका उसे गोद में लिए वहाँ से निकलने लगती है। वो मेनका को अपने स्कूल का कुछ मज़ेदार बात बताने लगा था। अब तो सभी वहाँ से जा चुके थे। वरुण जो सबसे पीछे खड़ा वो सारा नज़ारा देख रहा था। वो आगे आता हुआ कहता है, वैसे उजला तुमने नौसिखियों जैसा तो नहीं बजाया। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सब याद आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। उजला घबराई सी वहाँ से चली जाती है। इस पर अरुण फीकी सी हंसी हंसते हुए वापस चल देता है। अब तक हरिमन काका भी आ गए थे, जो कुछ अलग ही भाव से सारा नज़ारा देख रहे थे। वो भी सबके चाहते जो ही पीछे वापसी को मुड़ती है काका को देख पूछ बैठती है, आप खड़े क्या सोच रहे हैं काका? जाइए कमरा बंद कर दीजिए। आज परसों बाद पूरे परिवार को एक साथ देखकर आंखें जैसे पिछले वक्त में चली गई, जब बड़ी मालकिन के सामने सारा परिवार एक साथ उठता बैठता था। बस यही देखते आंखें ठहर सी गई थी बहू जी। भूमि गहरा श्वास छोड़ते निरुत्तर होती चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या बदलने वाला है दीवान मेंशन में और क्या होगा अरुण और किरण का, जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।